हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हुक्स लॉ। ये किस चैप्टर की टॉपिक है? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। आज की टॉपिक जो होने वाला है वो हुक लॉ से रिलेटेड होने वाला है। रॉबर्ट हुक के नेम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलास्टिसिटी में जो कंडीशन क्रिएट हुआ, स्ट्रेस और स्ट्रेस, इसी के बीच रिलेशनशिप बतलाने का काम किए और वो अपने नेम पे रख दिए हुक्स लॉ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ देखिए होता क्या है। तो डिफॉर्मेशन जब होती है, इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, यानी छोटा होना चाहिए, है ना, बहुत बड़ा डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, है ना, तो स्मॉल होनी चाहिए। तो उस समय द स्ट्रेस इन ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। दिस फैक्ट इज नोन एज हुक्स लॉ। मतलब जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी में स्मॉल डिफॉर्मेशन करनी है, यानी स्मॉल जो है से स्ट्रेन क्रिएट करनी है, तो उस समय जो आपने स्ट्रेस लगाया, वो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन क्रिएट हुआ वो आपस में प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो स्ट्रेस है, क्या है, स्ट्रेस है, वो क्या है, तो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका प्रोपोर्शनल है? तो स्ट्रेन का। किसका? स्ट्रेन का। तो यहां पे ये जो स्ट्रेस है, इसको यहां पर वैरिज हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, है ना, और यही क्या होगा, यहां पर स्ट्रेन होगा। ठीक है, और यही बोला जाता है, इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ, है ना, या तो मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। ठीक है, या तो कोफिशिएंट बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलिए, है ना, यानी यहां पर ई लोगे, सो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, बाई क्या आएगा, तो स्ट्रेन आएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहां पर क्या लोगे, तो एस आई यूनिट लोगे। तो एस आई यूनिट क्या होगा, ये होगा स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का तो होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या लेने वाले हैं, तो डायमेंशन लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? डायमेंशन लेने वाले हैं। तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, सिर्फ इसका होगा, तो सिर्फ इसका होगा, तो एम एल पे पावर -1 टी पर पावर -2 फोर्स बाई एरिया के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये जो रॉबर्ट हुक जी ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लाए प्रोपोर्शनल से, तो यहां पर तीन तरीके का होगा। एक होगा लॉन्गिट्यूडनल के लिए, एक होगा वॉल्यूम के लिए, और एक होगा शेयर के लिए। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो टाइप होगी वो थ्री टाइप्स होगी, क्योंकि तीन सिचुएशन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है जिसका नाम है अंश मॉडुलस। अंश मॉडुलस देखिए किसके लिए वैलिड है, तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए। यानी यदि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को ऐसे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मली फोर्स लगाकर या तो इसको पुल कीजिएगा या तो पुश कीजिएगा, तो इसकी लेंथ चेंज होगी, और जब लेंथ चेंज होगी तो चेंज इन लेंथ और बाई ओरिजिनल लेंथ, यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्रिएट कर स्ट्रेन क्रिएट करेगा। किसके वजह से? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया। अब यहां पर अंश जो मॉडुलस हुआ वो रेशियो हो गया, लेकिन याद रहे विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी यही क्या है, यही क्या है, अंश मॉडुलस है। जो फोर्स लेंगे
बट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला लेंगे, और बाई चेंज इन लेंथ और बाई ओरिजिनल लेंथ होगा। यानी कहने का मतलब हुआ अंश मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन लेंगे, लेकिन किस सिचुएशन वाला लेंगे, तो लॉन्गिट्यूडिनल वाला लेंगे। ओके, तो ये चीजें हो जाएगी। अच्छा, अब आएगा यहाँ पे बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस देखिए किसके लिए आता है, तो वॉल्यूम वाले के लिए, वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए, वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए। ठीक है, यहां पर भी क्या लेना है, विद इन इलास्टिक लिमिट यानी स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए। फिर रॉबर्ट हुक जी का लॉ जो है वैलिड है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेस दैट इज चेंज इन प्रेशर, उसको बोलते हैं क्योंकि फोर्स बाई एरिया ही है, टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, यहां पर दे सकते हो है ना बी, तो बल्क मॉडुलस ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस जिसको चेंज इन प्रेशर बोलिए, और बाई चेंज इन वॉल्यूम, तो यहां पर निगेटिव में देगा ये ऐसा। ठीक है, इसका भी यूनिट वही आएगा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है, तो यहां पर ये चीज है। अब देखिए एक टर्म आता है जिसका नेम है कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जो बल्क मॉडुलस होता है, ये बल्क मॉडुलस की जो रेसिप्रोकल होगा, जो इनवर्स होगा, उसी को क्या बोला जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी बोला जाएगा। यानी यहां पे कंप्रेसिबिलिटी यदि लेते हो तो कंप्रेसिबिलिटी C इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होगा किसका, तो बल्क मॉडुलस का। किसका, बल्क मॉडुलस का। अब यहां पर इसका SI यूनिट लोगे, क्या लोगे, SI यूनिट लोगे, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, तो यहां पर होगा कूलॉम, सॉरी ऐसे होता है, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका होगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, रेसिप्रोकल से। अच्छा, अब देखो आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है भाई, तो देखिए जब जो है से शेयर स्ट्रेस होता है और शेयर स्ट्रेन होता है, तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आएगा। ये भी क्या होगा, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, वही विद इन इलास्टिक लिमिट के लिए द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में शेयर स्ट्रेस में खास बात यही होता है कि फोर्स टेंजेंशियल लेते हैं बाई सरफेस एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन यानी शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेन मतलब 5, यही क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा। और इसका भी एसआई यूनिट वही होगा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हुआ, है ना, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यूनिट और डायमेंशन में वही रह जाएगा। अब देखिए यहां पे आता है पॉइजन्स रेशियो। सबसे पहले बता दूं ये भी विद इन इलास्टिक लिमिट के लिए वैलिड है, और ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम लोग बारीकी से समझते हैं। सपोज कीजिए कोई मटेरियल का मेरे पास रॉड है, ठीक है, ये रोड हो गया मेरे पास मटेरियल का, किसी मटेरियल का, अभी इसको रखे हुए हैं, तो इसका ये क्या है, तो बोलना है डाईमीटर है, और ये इसका क्या है, तो यहां पर लेंथ है। ठीक है, दे दिया गया ऐसा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो है से पुल करोगे, पुल करेंगे, और यहां से क्या होगा, ये फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यहां से ऐसे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये पुल हुआ, तो यहां पर क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, यानी लेंथ इंक्रीज कर गया। कितना से चेंज हुआ लेंथ, डेल्टा एल से हुआ। अब देखिए यहां पर ऐसे,
यहां पर क्या होगा, इसका जो डायमीटर है वो छोटा होगा, तो डी माइनस डेल्टा, है ना, डी माइनस डेल्टा टी, मतलब डिक्रीज कर दिया। अब यहां पर पॉइजन रेशियो रेशियो है, तो सबसे पहले यहां पर लेना है लेटरल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन यही होगा, तो यहां पर डेल्टा डी और बाई डी, बाई क्या लेना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेना है, तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, लेकिन होगा कैसा नेचर का, तो नेगेटिव नेचर का। क्यों, क्योंकि एक इंक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज करेगा, दोनों इंक्रीज नहीं कर सकता इस केस में, तो इसीलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर ये क्या है, पॉइजन रेशियो एक प्रकार की रेशियो है जो डायमीटर की जो स्ट्रेन आएगी जिसको हम लोग लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे, और एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो लेंथ में स्ट्रेन आएगा, उन दोनों का रेशियो ही क्या होगा, पॉइजन रेशियो होगा, जिसकी थियोरेटिकल लिमिट -1 से 0.5 के बीच होता है, लेकिन यदि एक्सपेरिमेंटल लिमिट लिया जाएगा तो 0.2 से लेके 0.4 के बीच ही होगा, ना तो एक्सपेरिमेंटल में 0.2 से छोटा होगा और ना ही 0.5 से बड़ा होगा पॉइजन रेशियो, ये चीजें। अच्छा, अब यहां पर देखिए रिलेशन होता है, तो किसकी रिलेशन होती है भाई, तो यहां पर रिलेशन होता है, ठीक है, कि अंश मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए अंश मॉडुलस इज इक्वल टू 3b, b मतलब बल्क मॉडुलस, इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, यहां पर स्मॉल सिग्मा जो क्या है, पॉइजन रेशियो है, ठीक है। तो एक रिलेशन तो ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन अंश मॉडुलस है और ये क्या है 2 इंटू इट्टा, इट्टा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इंटू 1 प्लस स्मॉल सिग्मा मतलब पॉइजन रेशियो, तो यहां पे एक रिलेशन, ठीक है। एक और रिलेशन 9 बाई वाई, वाई मतलब अंश मॉडुलस, 3 बाई इट्टा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और 1 बाई बी मतलब बल्क मॉडुलस, तो ये रिलेशन एक और हो गया, ठीक है। यानी 3 रिलेशन यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया गया, यहां पर शो कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर समझिए, अब आता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो ग्राफ देख रहे हो स्ट्रेन और स्ट्रेन के, स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए, ये किसके लिए है, तो मेटल वायर के लिए है। मेटल वायर के लिए है। ओ से ए तक देख रहे हो क्या है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है, मतलब ओ से ए तक जाएगा स्ट्रेच करके, फिर वापस आ जाएगा, तो ये हो गया यहां पर परफेक्टली इलास्टिक लिमिट। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बी तक, तो बी तक भी होता है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, तो ये है इलास्टिक लिमिट, मतलब ओ से लेके ये तक की जो ग्राफ है वो इलास्टिक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक बॉडी के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे बी से आगे बढ़ते हैं तो बी से डी तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लास्टिक भी है भैया, यानी बॉडी की प्लास्टिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी एक ऐसा पॉइंट है वहां तक जब लेकर चले जाते हैं स्ट्रेस देकर तो वो फ्रैक्चर हो जाता है, माने टूट जाता है, इसलिए इस पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। यहां पर जो स्ट्रेस लगेगा वो फ्रैक्चर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, फ्रैक्चर स्ट्रेस लगेगा। और बी और डी के बीच का जो गैप है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, मतलब ये जितना ज्यादा होगा प्लास्टिक बिहेवियर उतना ही वो बॉडी डक्टाइल होगा, यानी कहने का मतलब इफ प्लास्टिक रीजन इज लार्ज देन मटेरियल विल बी
डक्टाइल। डक्टाइल मतलब जिसको ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हो, पतला बना सकते हो, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टील, ये सब क्या है, डक्टाइल में आता है। अब देखिए, यदि यहां पर बी से डी यानी जो प्लास्टिक रीजन है, यानी इफ प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल देन मटेरियल विल बी ब्रिटल। ब्रिटल मतलब तुरंत टूट जाने वाला, जो भंगुर होता है, जो कुछ देर में लगातार तुरंत टूट जाता है, ठीक है, वही। तो ये हो गया, तो ये किसके लिए, मेटल वायर के लिए। और अब देखिए यहां पर ये जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है वो रबर के लिए है, या तो इलास्टोमर इसको बोला जाता है, जो ऐसे बिहेव को शो करता है। मतलब गया इस पाथ से, और जब जो है से स्ट्रेस को कम करते गए तो लौटा इस पाथ से, इस रिलेशन से। तो यहां पर दोनों के केस में ये क्या किया, बॉन्डेड एरिया बनाया, और ये जो कर्व बनाया, इस कर्व को यहां पर बोला जाता है हिस्टेरेसिस कर्व। क्या बोला जाता है, हिस्टेरेसिस कर्व बोला जाता है। और इसका एरिया जो है वो लॉस इन एनर्जी बतलाता है। लॉस इन एनर्जी दैट मीन्स हीट एनर्जी। जितना एरिया इसका बड़ा होगा, हीट एनर्जी उतना ही इसका ज्यादा होगा। जितना इस हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया कम होगा, हीट एनर्जी उतना ही कम होगा। ये चीजें, तो यहां पर रबर का ये केस है जिसको इलास्टोमर के कंडीशन को बोला जाता है। एक दूसरा बात यहां पे समझ ले कि जो स्टील होता है उसकी इलास्टिसिटी रबर के इलास्टिसिटी से ज्यादा होता है, यानी स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। रबर से ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो ये चीजें इलास्टिसिटी से रिलेटेड हुआ। तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।